हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम यू टू ऑल। आज हम लोग नई सीरीज़ को यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ पर डेली कंप्लीट करेंगे ताकि एक बेस क्रिएट हो जाए, बहुत अच्छे से हमारी प्रिपरेशन हो पाए। ठीक है, इस तरीके से आपके थ्योरी सेशन तो रहेंगे ही सही, साथ में हम लोग यहाँ पर कुछ क्विज स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज इसका पार्ट 1 स्टार्ट करें। इससे पहले भी आपको चैनल पर बहुत सारी ईवीएस की क्विज मिली हुई है, तो वो तो आपको कंप्लीट करना ही है। साथ के साथ हम लोग आज से एक नई सीरीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पर हम लोग यहाँ पर बढ़ते, कुछ क्वेश्चन कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं एट द लास्ट ऑफ द सेशन आप कमेंट करके बताना कि आपने कितना स्कोर किया है। आपके धीरे धीरे स्कोर बढ़ाना ही हमारा सबसे बड़ा टास्क हुआ, तो धीरे धीरे क्वेश्चन का पैटर्न एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन भी हम लोग अगले सेशन में इंक्रीज करते हुए चलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, कार्डिमम पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, केरल में, महाराष्ट्र में या फिर कर्नाटक में? कार्डिमम को इलायची बोला जाता है। ठीक है, नॉर्मली इलायची हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। तो ये पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आंसर क्या होना चाहिए? ये केरल में स्थित है। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं इसकी। इलायची पहाड़ियाँ भारत के पश्चिमी घाट, ठीक है, की पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं। कार्डिमम का अर्थ इलायची होता है। भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। जो अन्नामलाई पहाड़ियाँ उसके दक्षिण में आती है। तो कार्डिमम पहाड़ियाँ हमारी नॉर्मली केरल में यहाँ पर कंसीडर की जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, हीराकुंड बांध कहाँ पर स्थित है? देखो बहुत फेमस बांध है हीराकुंड बांध, जो है ओडिशा में किस नदी के ऊपर स्थित है? तो महानदी के ऊपर ये स्थित है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। डिटेल पढ़ना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन तो हम लोग देख लेते हैं, आंसर भी पता होता है, लेकिन हो सकता है कभी डीप में पूछ लिया जाए। महानदी पर स्थित बांध है, संबलपुर से 15 किलोमीटर दूर है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा जलाशय भी है। यह परियोजना भारत में शुरू की गई, यानी कि स्टार्ट की गई आरंभिक शुरुआती परियोजनाओं में से एक है। 1957 में महानदी पर निर्मित यह बांध संसार के लंबे बांधों में से एक है और इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर है। ठीक है, भारत के सबसे लंबे बांधों में इसको गिना जाता है। कब स्टार्ट हुआ था? 1957 में। सुपीरियर झील दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। यह कहाँ पर स्थित है? तो देखो ये अमेरिका, ब्राज़ील, कनाडा या फिर रूस। तो ये अमेरिका और कनाडा की आप सीमा बोल सकते हो, यहाँ पर स्थित है। तो नॉर्मली इसको कंसीडर किया जाता है अमेरिका के अंदर। ठीक है, तो सुपीरियर झील कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित एक झील है। यह विशाल झीलों में से एक है। सुपीरियर झील के उत्तर में कनाडा का ओंटारियो प्रांत और संयुक्त राज्य अमेरिका, सरा लिखा मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका के मिनेसोटा राज्य में स्थित है। दक्षिण में विस्कॉन्सिन और मिशिगन राज्य में स्थित है। विशाल झीलों में यह क्षेत्रफल और आयतन दोनों में ही सबसे विशाल झील इसको माना जाता है। तो आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा? अमेरिका में ये स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे ने पैलेस ऑन व्हील ट्रेन चलाता है? किस राज्य के द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये ट्रेन चलाई गई है? केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान या पंजाब? तो किस राज्य के द्वारा? तो इसका आंसर होगा आपका राजस्थान के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। इन्फॉर्मेशन देखिए, पैलेस ऑन व्हील भारत की एक विशालदायी रेलगाड़ी है। इसको भारतीय रेल द्वारा राजस्थान राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से चलाया गया था। इस रेल सेवा को अगस्त 2009 में वापस से नवीनीकृत कर, ये बहुत पुराने समय से चल रही है, 1800-1900 के समय से चल रही है, लेकिन 2009 में इसको नवीनीकृत कर पुनः लॉन्च किया गया था, जिसमें पहले से अलग नई सजावट, यात्रा कार्यक्रम एवं भोजन सूची शामिल है। आप चाहे तो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर जाकर इसका वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर अंदर मतलब बहुत सारे वीडियो में ट्रेन के अंदर जाकर पूरी सजावट वगैरह बताई गई है कि आपको एक पूरे राजमहल वाली फीलिंग आती है ट्रेन के अंदर जाने से, कि जैसे कोई आप राजा के महल में जा रहे हो। इस प्रकार से हमारी ट्रेन होती है पैलेस ऑन व्हील। क्वेश्चन है, आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो दिशाओं के बीच स्थित है? देखो आदम का पुल नाम दिया हुआ है, आपने इसको किसी और नाम से सुना होगा। आपने हो सकता है इसका ब्रिज जो है, इसका नाम राम सेतु ब्रिज भी इसको बोलते हैं। तो शायद आपके लिए आंसर देना यहाँ पर आसान हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और श्रीलंका या फिर भारत और म्यांमार के बीच में ये स्थित है। तो आदम का पुल भारत के किन दो देशों में? राम सेतु ब्रिज आपको पता है भगवान राम के द्वारा बनाया गया था। तो कहाँ जाने के लिए? रावण को मारने के लिए श्रीलंका जाने के लिए बनाया था। तो भारत और श्रीलंका के बीच में ये स्थित है। जानकारी पूरी देखना जरूरी है। तमिलनाडु भारत के दक्षिणी पूर्वी तट के निकट या फिर किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य प्रभु श्री राम व उनकी वानर सेना द्वारा सीता माता को रावण से मुक्त करवाने के लिए इसकी श्रृंखला बनाई गई थी। भौगोलिक मतलब पुराने जिनसे पता चलता है कि किसी समय ये सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग जो है उसको आपस में जोड़ता था। हिंदी पुराणों की मान्यता के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा राम श्री राम की सेना ने 2 सैनिक जो कि वानर नल और नील थे उनकी मदद से करवाया था। ठीक है, इसी का वर्णन कहाँ पर मिलता है? आपको रामायण में मिलता है।
विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी किसको कहा जाता है? नील नदी, अमेजन को, मिसिसिपी का या हांगवो नदी को? तो विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती या फिर आप धोखेबाज नदी इसको बोल सकते हो, हांगवो इसका सही आंसर है। कहाँ पर है? तो चीन में है। चीन की हांगवो नदी को सर्वाधिक विश्वघाती नदी माना गया है क्योंकि प्रत्येक वर्ष ये नदी अपना प्रवाह परिवर्तित करती है और विनाशकारी बाढ़ लेकर आती है हर साल का। जैसे हमारे यहाँ पर भी शोक बोलते हैं, लाइक बिहार का शोक कोसी नदी है, असम का शोक ब्रह्मपुत्र है। तो ऐसे ही ये विश्व की सर्वाधिक विश्वघाती नदी में काउंट किया जाता है चीन की हांगो नदी को। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। किस हिमालय चोटी को सागरमाथा कहा जाता है? सागरमाथा किसे कहा जाता है? नंगा पर्वत को, धौलागिरी को, माउंट एवरेस्ट को या फिर कंचनजंगा को? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हिमालय की चोटी को सागरमाथा किसे, कौन सी हिमालय की चोटी? वो माउंट एवरेस्ट है। इसका थोड़ा सा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। देखो, माउंट एवरेस्ट हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। समुद्री सतह से 88-48 मीटर लगभग आप मान सकते हो, थोड़ा ऊपर नीचे होगा। 29,029 फुट ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है। तिब्बत में, ये नाम भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि नेपाल में तो सागरमाथा है। तिब्बत चीन जो इलाका है इसमें चोमुलगमा के नाम से इसको जाना जाता है। नेपाल में सागरमाथा जोन और चीन तिब्बत की सीमा पर ये स्थित है। तो ये पूरी आपकी माउंट एवरेस्ट की जानकारी हो गई। नेपाल में सागरमाथा और चीन जो तिब्बत का चीनी जो हिस्सा है चोमुलगमा जो है इसके नाम से इसको जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? देखो, यहाँ पर कुछ पेडागोजी कंप्लीट करेंगे और कुछ पर्यावरण हम लोग कंप्लीट करेंगे। पर्यावरण शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? औद्योगिकीकरण की प्रक्रिया को धीमा करना, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना, खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करना या फिर प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट होने से बचाना। तो मेन उद्देश्य ये है कि हमारे पास जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसको नष्ट होने से बचाया जाए। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से सभी पर्यावरण शिक्षण के उद्देश्य हैं सिवाय परिवार नियोजन, जागरूकता, वृक्षारोपण या फिर प्राकृतिक स्रोतों के बचाव। तो पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य में कौन सी चीजें आती है? पर्यावरण को जागरूक करना, वृक्षारोपण करना, प्राकृतिक स्रोत जो हैं उनका बचाव करना। लेकिन परिवार नियोजन इतना ज्यादा अभी इसमें पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य में काउंट नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पर्यावरण शिक्षा के स्कूली पाठ्यक्रम में कब जोड़ा गया? मतलब जब पर्यावरण को भी स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, इसकी जानकारी देना चाहिए, कब आया था? 1965 में, 1970 में, 1975 में या फिर 1978 में? तो कब पर्यावरण शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम से जोड़ा गया? 1970, मतलब कि 1970 में ये जोड़ दिया गया था। मीनिंग क्या हुआ इसका? मीनिंग ये हुआ कि बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा स्कूल पाठ्यक्रम में दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि बड़े होकर उसे पर्यावरण की जानकारी मिले, नहीं, शुरुआत से ही बच्चों को अवगत कराना है। तो ये 1970 में आ गया था करिकुलम के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम कब से प्रारंभ हुआ? 1970, 72, 75 या फिर 1980 से? तो अंतर्राष्ट्रीय मतलब एक इंटरनेशनल लेवल पर पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ 1975 से। जस्ट 5 साल बाद आप याद कर सकते हो। 1970 में हमारे करिकुलम में आ जाता था और इंटरनेशनल लेवल पर 1975 में इसकी बात की गई। चलिए, ये तो हमने कुछ क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब मैं आपको थोड़ा सा नेशनल पार्क पढ़ा देती हूँ क्योंकि नेशनल पार्क पढ़ना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी। बहुत सारे क्वेश्चन आपके नेशनल पार्क से आते हैं। फिर धीरे धीरे ऐसे करते करते हम लोग डैम वगैरह भी पढ़ लेंगे, थोड़ी बहुत नदियों के नाम भी पढ़ने पड़ेंगे कि कौन सा राज्य किस नदी के किनारे स्थित है। थोड़ा बहुत स्टैटिक आपको यहाँ पर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आज से हम लोग स्टैटिक की भी शुरुआत करेंगे। ऐसे ही हर दिन हमारे सेशन होंगे। कुछ सेशन में हम लोग क्वेश्चन करेंगे और कुछ ऐसे ही हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आपको पता है कार्बेट, तो इसका पूरा नाम है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। इसको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड को फूलों की घाटी, फ्लावर वैली भी इसको कहा जाता है। तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क जो है कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है। बांदीपुर नेशनल पार्क जो है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान हमारा असम में स्थित है। मानस असम में स्थित है। पलामू जो है झारखंड में स्थित है। रणथंबोर है, रणथंबोर नेशनल पार्क जो है वो राजस्थान में स्थित है। सिमलीपाल नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। सुंदरवन अब बहुत प्रसिद्ध है, हमने देखा भी डेल्टा के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। मेलघाट महाराष्ट्र में। पेरियार जो है केरल के अंदर पेरियार झील भी है। सरिस्का कहाँ पर है? सरिस्का रणथंबोर राजस्थान में है। एक भरतपुर भी है, वो भी राजस्थान में। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम बांध आंध्र प्रदेश में। अमराबाद तेलंगाना में है और इंद्रावती छत्तीसगढ़ में। अब ये 15 नाम आज अपन याद करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे 50 के करीब याद करने, 15-15 के पेयर बनाते हुए चलेंगे। तो आज अपन 15 नाम याद कर रहे हैं।
ठीक है। कार्बेट कहाँ पर है, जैसे ही जिम कार्बेट आपका क्वेश्चन आएगा कि वेयर इज जिम कार्बेट नेशनल पार्क, तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, वहाँ पर उत्तराखंड। बांदीपुर कहाँ पर है, कर्नाटक पर है। एक बार हम लोग सारे ये थ्योरी कंप्लीट कर ले अपने नेशनल पार्क वाली, इसकी मैं क्विज़ भी करवाऊंगी आपको, ठीक है। क्विज़ आपका एक होमवर्क रहेगा, उसमें आपको सारी क्विज़ लगानी है, इसलिए अच्छे से ध्यान लगाकर पढ़ो। कार्बेट हमने देख लिया उत्तराखंड में, बांदीपुर कहाँ है कर्नाटक में, मानस कहाँ पर है असम में, पलामू झारखंड में, रणथंबोर कहाँ है, रणथंबोर राजस्थान में, सिमलीपाल ओडिशा में है, सुंदरवन कहाँ है पश्चिम बंगाल में, कान्हा किसली हमारा फेवरेट मध्य प्रदेश में, मेलाघाट महाराष्ट्र में, पेरियार केरल में, सरिस्का राजस्थान में, नामदफा कहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश में, नागार्जुन सागर श्री सैलम बांध आंध्र प्रदेश में, अमराबाद तेलंगाना में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, ठीक है। तो 1 से 2 बार आप पढ़ोगे तो वैसे ही आपको याद हो जाएगी, एक बार एक प्रैक्टिस बन जाएगी ना बोलने की, तो एकदम से आपको ये चीज़ें याद हो जाएगी। 1 सेकेंड। चलो अभी जितना भी पढ़ा इससे क्वेश्चन करके देखो, ये एक एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, मतलब कि गलत आपको चूज करना है, गलत वाला आपका आंसर बन जाएगा। बांदीपुर कर्नाटक में क्या क्या ये पढ़ा था अपन ने अभी, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है असम में, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश में। तो एमपी वालों के लिए तो बहुत आसान हो गया कि सिमलीपाल जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, तो बिल्कुल बांदीपुर वाला जो है हमारा कर्नाटक सही है। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यहाँ पर असम जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो केरल में स्थित है, और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में, न कि मध्य प्रदेश में। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन बनेंगे, मैच दी कॉलम में 4 से 5 नेशनल पार्क आपसे पूछ लेंगे, और फिर आपसे पूछेंगे कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो फिर आप टिक करके आ जाना। जो गलत पूछे तो गलत वाला लगा के आ जाना, और सही पूछे तो सही वाला लगा देना। एक आध क्वेश्चन और कर लेते हैं। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, महाराष्ट्र में, जम्मू एंड कश्मीर में, मध्य प्रदेश में, या फिर आंध्र प्रदेश में। तो सलीम अली से सिटी फॉरेस्ट के नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो ये हमारा स्थित है जम्मू और कश्मीर में। तो इसी तरीके से हम लोग एक क्विज़ भी रखेंगे, उससे पहले हमें सारे नेशनल पार्क और कौन कौन से एनिमल्स जो हैं, जानवर जो है नेशनल पार्क में निवास करते हैं, लाइक एक सिंग वाला गेंडा हो गया, कश्मीरी मृग हो गए, तो उनको किस नेशनल पार्क में सुरक्षित रखा जाता है, इस प्रकार की क्विज़ बनती है। तो एक बार थोड़ा थ्योरी हम लोग पढ़ लेंगे, डेली क्विज़ भी करेंगे, साथ में लास्ट में थोड़ा थ्योरी पढ़ लेंगे, तो एक बेस हमारा क्रिएट होते चला जाएगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा, और सेशन में जो आइडिया बताया कि थोड़ा क्विज करेंगे थोड़ा थ्योरी करेंगे, तो वो आइडिया कैसा लगा, क्या ऐसे ही कंटिन्यू करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।